हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हम हिंदी के 3 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 20 प्रश्नों को लिया है और ये 20 प्रश्न जो है 20 प्रकार के होने वाले हैं। आपको क्या करना है, इसी प्रकार के जो है अन्य क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य स्वर है, तो आपको बताना है इनमें से मध्य स्वर कौन सा है। देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर में इन्हें बांटा गया है। अग्र स्वर में आ जाते हैं, देखिए दोनों प्रकार की ई जो होती हैं, बड़ी ई और छोटी ई अग्र स्वर में आ जाते हैं। ए आ जाता है और आई आ जाता है, इसके साथ में री आ जाता है। मध्य स्वर की बात करें तो अ इसमें आ जाता है और यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है। मध्य स्वर अ है। और अगर पश्च स्वरों की बात करें तो पश्च स्वर में आ जाते हैं आ और दोनों प्रकार के ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, इसके साथ में ओ और औ भी जो है पश्च स्वर हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है, तो इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लौ है वो अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण स्थान जो है स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? य, र और ल और व जो है अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। इसमें अगर बात करें य और व की, तो ये अर्धस्वर हो जाते हैं और र जो है वो लुंठित स्वर हो जाता है। और ल की बात करें तो ये पार्श्विक स्वर हो जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ल किस प्रकार का स्वर है, तो ये पार्श्विक स्वर है। और र की बात करें तो ये लुंठित स्वर है और य और वो हमने देखा अर्धस्वर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से दंत्य वर्ण है। देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान की जो बात थी उसको हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है दंत्य वर्ण है, तो इनमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सौ है वो यहाँ पर दंत्य वर्ण है। देखिए, 3 प्रकार की शौ होती हैं। एक होती है तालव्य शौ, एक होती है मूर्धन्य शौ और एक होती है दंत्य शौ। देखिए, याद किस प्रकार रखेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो ये शौ है ये सेब वाली शौ है। तो शौ माने सेब, तो इससे मैंने आपको बताया था कि सेब किससे खाया जाता है? दांतों से खाया जाता है। तो शौ को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और ये किस प्रकार की शौ है? तो ये तालव्य शौ है और ये मूर्धन्य शौ है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। देखिए, आपने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो छ आ जाता है, एक त्र आता है, एक ज्यों आता है और एक श्र आता है। तो ये क्या हो जाते हैं? ये चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो छ है वो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हो जाता है। कभी कभी इनके संयोजन पूछ लेता है कि ये किस किस से बने हैं। छ को की बात करें तो ये क और श से मिलकर बना है, षटकों वाली श से यहाँ पर मिलकर बना है। त्र की बात करें तो ये त हलंत प्लस र से मिलकर बना है। और ज्यों की बात करें, ये तो पूछा भी जा चुका है, जौ प्लस यों से मिलकर ये बना है। और श्र की बात करें तो ये शौ धन र से मिलकर बना है। तो इनके जो है संयोजन भी आप लोग याद रख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रीत्व स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व शब्द में यहाँ पर हो जाती है। इसी प्रकार से मातृत्व भी पूछ लेता है, तो मातृत्व में भी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। देखिए, संज्ञा को भी पढ़कर जाना, ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहा जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गधा का तत्सम रूप है। तो यहाँ पर तत्सम तद्भव से भी प्रश्न बन जाते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से और हिंदी में आते हैं और उनका जो है रूप परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो बिगड़ते नहीं है, अपने समान रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको गधा का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गर्दभ शब्द जो है वो गधा का तत्सम रूप हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो अब आपसे तद्भव पूछा जा रहा है। और तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत से आते हैं और हिंदी में उनका रूप जो है बिगड़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पंख शब्द है वो यहाँ पर तद्भव हो जाता है।
और इसका तत्सम रूप की बात करें तो इसका तत्सम रूप जो है पक्ष यहाँ पर हो जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, तो आपको बताना है ये जो प्रभाकर शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कर प्रत्यय है वो यहाँ पर निहित है। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनका रूप परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सदाचार में उपसर्ग है। अब उपसर्ग पूछ रहा है, तो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का रूप परिवर्तित कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें ही उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर बताना है सदाचार में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सत है इसके नीचे यहाँ पर हलंत भी आएगा। तो जो सत उपसर्ग है यहाँ पर जुड़ा हुआ है सदाचार में। देखिए आपने संधि पढ़ी होगी सत धन आचार, तो ये वही है, इसकी संधि भी आप लोग याद रख लीजिए। सतधन आचार से मिलकर बना है सदाचार, इसमें सत उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तल्लीन शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो तल्लीन शब्द का कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत् धन लीन जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, ये भी आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि व्यंजन संधि जो है पूछी गई है कई पेपरों में। नेक्स्ट प्रश्न है द्विज में अनेकार्थी शब्द में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता, तो आपको बताना है जो द्विज शब्द के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उनमें से इनमें से कौन सा नहीं आता। तो देखिए आपने पढ़ा होगा ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या होता है, तो वो द्विज भी कहलाता है। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है और दांत को भी द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ होता है दोबारा उत्पन्न होने वाला। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। विदेह का अर्थ क्या होता है, बिना शरीर वाला, इसे कहा जाता है बिना देह का या बिना शरीर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और द्विज के अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो ब्राह्मण, पक्षी और दांत यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जंगम शब्द का विलोम है, तो यहाँ पर अब आपसे विलोम पूछा जा रहा है। तो जंगम शब्द का जो विलोम हो जाता है, देखिए जंगम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जो चल सकता हो, और यहाँ पर आपको विलोम पूछ रहा है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो स्थावर है यानी कि जो स्थिर है वही इसका विलोम हो जाएगा। जो चल सकता है उसे जंगम कहा जाता है और जो स्थिर है वो स्थावर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कामाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो कामाक्षी का पर्यायवाची हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो दुर्गा है वो कामाक्षी का पर्यायवाची हो जाता है। और इसी प्रकार से इसके अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो एक आपने पढ़ा होगा भवानी और कुमारी, सिंहवाहिनी भी कहा जाता है, सुभद्रा हो जाता है, महागौरी हो जाता है और एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है चामुंडा। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये सभी दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें से आपको बताना है जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है वो क्या हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि भ्रष्ट होना या बुद्धि नष्ट होना अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी से भी आपसे पूछा जाता है, तो किस शब्द की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है। देखिए अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ये आप याद रख लीजिए। व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। और मिष्ठान नहीं होता है, मिष्ठान होता है, इसमें भी कंफ्यूजन कर लेता है, और मिष्ठान होता है। और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो अत्यधिक है वो यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुगामी उसे कहा जाता है पीछे पीछे चलने वाले को। नेक्स्ट प्रश्न है पीतर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है, तो अलंकार से अब यहाँ पर प्रश्न आया है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें उपमा अलंकार है। देखिए अभी हमने अलंकार के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, तो जल्दी कोशिश करूंगा अलंकार के ऊपर भी वीडियो बनाने की। इसकी बात करते हैं उपमा अलंकार की, तो इसमें अगर बात करें पीपर पात सरिस मंडोला में जो मन है वो यहाँ पर उपमेय हो जाता है, और पीपर पात जो है वो उपमान यहाँ पर हो जाता है। और सरिस क्या है, तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये वाचक शब्द है। और जो डोला है इसमें ये यहाँ पर साधारण गुणधर्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चिंतामणि किसकी कीर्ति है, रचनाओं से प्रश्न है, तो चिंतामणि किसकी
रचना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये रचना हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है महाभोज का उपन्यास की लेखिका कौन है? तो महाभोज जो उपन्यास है वो मनु भंडारी का हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो 19वां प्रश्न है इसमें एक बात याद रख लीजिए कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये जो चिंतामणि है ये 1939 में प्रकाशित हुई थी, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हिंदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।